मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कॉन्जुगेशन यानी सहयुग्मन के बारे में इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया है और सिग्निफिकेंस यानी महत्व को भी बताया है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा। और कब होता है? जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, यानी सामान्यतः पैरामीशियम में अनुकूल परिस्थितियों में बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजन होता है। अनुकूल परिस्थितियों से क्या मतलब है कि जिस पानी में वो है वहां का टेम्परेचर उसके अनुसार है, वहां का पीएच उसके अनुसार है, पर्याप्त मात्रा में भोजन है, तो ये कुछ कंडीशंस, उसके अंदर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सामान्य है, उसका संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। जहां लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, इंटरनल फैक्टर्स, उसके पैरामीशियम के खुद के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कई बार अगर बाइनरी फिजन हो चुका है तो कई बार बाइनरी फिजन के बाद में हमने कॉन्जुगेशन के महत्व में पढ़ा था कि कई बार बाइनरी फिजन होने के बाद में पैरामीशियम में जनन क्षमता का ह्रास होने लग जाता है और उस कारण से अब जरूरी हो जाता है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसका रिन्यू हो, ठीक है, पुनर्गठन हो। तो वो बीच बीच में थोड़े बार बाइनरी फिजन के बाद में बीच बीच में क्या करता है, कॉन्जुगेशन में जाता है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस में पर्याप्त भोजन है, पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद में एक प्रॉपर साइज आती है उसकी, जब प्रॉपर साइज गेन कर लेता है उसके बाद उसमें बाइनरी फिजन शुरू होगा। बाइनरी फिजन से पहले वो तैरना बंद कर देता है, भोजन करना बंद कर देता है, स्टॉप्स फीडिंग। अब भोजन करना बंद कर देता है यानी उसका जो ओरल पार्ट है, ओरल एपरेटस है जिसके अंदर ओरल ग्रूव आ गई, उसके बाद में वो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, साइटोस्टोम वाला पार्ट है, साइटोफेरिक्स वाला पार्ट है, वो सारा पार्ट यानी ओरल एपरेटस वाला पार्ट डिसअपियर हो जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के टाइम पर इसको भोजन नहीं करना है, तो ओरल एपरेटस वाला पार्ट डिसअपियर हो जाता है। कहने को तो ये छोटा सा टॉपिक है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम कई चीजें इसमें से मिस कर जाते हैं, एक्सप्लेन करते टाइम पर भी और डायग्राम बनाते टाइम पर भी। तो इसीलिए आप हर स्टेप को ध्यान से इसमें सुने। जैसे पहला ये जो डायग्राम बनाया है नॉर्मल पैरामीशियम का बनाया है, पर सीरिया नहीं बनाई बाहर। मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, ओरल एपरेटस वाला पार्ट है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। जब बाइनरी फिजन में जाएगा उस समय क्या बताया था मैंने, ये ओरल एपरेटस वाला पार्ट डिसअपियर होने लग गया। At the same time changes occurs in micronucleus and macronucleus, यानी उसी दौरान माइक्रोन्यूक्लियस में भी परिवर्तन आएगा और मैक्रोन्यूक्लियस में भी परिवर्तन आएगा। तो क्या परिवर्तन आएगा? माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देता है और मैक्रोन्यूक्लियस असूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होता है। पहले हम लेते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसका, उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आप देखें न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम वाला मटेरियल है वो दो भागों में कट गया, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है। एट द सेम टाइम मैक्रोन्यूक्लियस इलोंगेट होता है, इलोंगेट होता है, बीच में से संकीर्ण होने लग जाता है। यहाँ देखें आप, किडनी की शेप का है या बीन शेप का है, यहाँ देखें आप डबल शेप का हो गया, डबल शेप का हो गया यानी बीच में से संकीर्ण हो रहा है और इलोंगेट हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप देखें ये जो क्रोमोसोम मटेरियल है जो दो भागों में बटा समसूत्री विभाजन के कारण, ये दोनों ध्रुवों पर चला गया, अभी भी इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है, यानी दो न्यूक्लियस वैसे नहीं बने हैं, है ना। तो अभी भी इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और मैक्रोन्यूक्लियस में वो खांच और गहरी हो गई जिससे मैक्रोन्यूक्लियस की खांच ये बिल्कुल दो भागों में बंटने वाला हो गया। उसके साथ साथ ही यहाँ जो पैरामीशियम है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा दो भागों में, तो दोनों तरफ से यहाँ से खांच बनती है, खांच बन करके तब तक अंदर जाएगी जब तक ये दो भागों में नहीं बट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ हम साथ साथ देखते हैं जाए, माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हुआ। अंतर क्या है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस अभी नहीं बने हैं पूरी तरह से, न्यूक्लियर मटेरियल दो भागों में बटा है, स्टिल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल दोनों ध्रुवों पर चला गया, स्टिल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिक डिवीजन द्वारा दो भागों में बढ़ता है, इलोंगेट होता है, या किडनी शेप में है या डम्बल शेप में है, खांच और गहरी हुई और दो भागों में लगभग बढ़ गया, है ना। बोथ एंड्स यानी उसके बाद में वेंट्रल सरफेस पर, यानी जब ये प्रोसेस हो रहा है उसके बाद में वेंट्रल सरफेस पर ओरल ग्रुप का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अधर सतह पर ओरल ग्रुप का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अंत में साइटोकाइनेसिस बच गया, तो यहाँ बाहर की तरफ से खांच बनी और अंदर जाते जाते खांच गहरी होती जाती है। इस तरह से एक पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशियम बन गए। दो डॉटर पैरामीशियम में अब केवल साइज में छोटे हैं, बाकी ये जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन हुआ है ना। तो ये आनुवंशिक रूप से क्या है, एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं क्लोन आर फॉर्म्ड। क्या फॉर्म हुए हैं, क्लोन फॉर्म हुए हैं। एंटीरियर वाले भाग से जो डॉटर पैरामीशियम बनता है उसको प्रोटर कहते हैं, पोस्टीरियर वाले भाग से जो डॉटर पैरामीशियम बनता है उसको ओपेस्टी कहते हैं। और यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस ओरल ग्रूव फॉर्म, शेप वही स्लीपर शेप ले ली इसने। यहाँ पर भी देखो मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दोनों बन गए, ओरल ग्रूव बन गई है और अपनी ओरिजिनल जो शेप होती है इसकी स्लीपर शेप वो इसने ले ली है। एंटीरियर वाले पार्ट से बना हुआ प्रोटर कहलाता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट से बना हुआ ओपेस्टी कहलाता है। तो हमें ये सारे पॉइंट इसमें कवर करने हैं। समय कितना लगता है, 30 मिनट का समय लगता है न्यूक्लियस को डिवाइड होने में, लेकिन दो पैरामीशियम बनकर सेपरेट होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। एक दिन में एक पैरामीशियम लगभग 2 से 4 बार डिवाइड कर सकता है। अगेन ये कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, भोजन की उपलब्धता पर, तापमान पर, घनत्व पर, इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारकों पर और पैरामीशियम की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में स्टॉप्स फीडिंग, भोजन करना बंद किया, उससे क्या हुआ, ओरल ग्रूव डिसअपियर हो गई। माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोसिस से डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी बनी हुई है, जबकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो 2 पोल्स की तरफ चला गया, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी बनी हुई है। साथ साथ में साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रही है। साइटोकाइनेसिस होने के परिणाम स्वरूप एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन गए हैं। तो ये कंप्लीट होता है इसमें पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कब होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और किस प्रकार का है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा। दूसरा जो बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी यूट्यूब में बना चुकी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान माना जाता है, वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समजात मानते हैं। वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है मेरी जो दूसरी यूट्यूब है जिसमें कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने किया है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा भी अगर प्रश्न आता है तो आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन सही तरह से करेंगे विद डायग्राम, तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।